डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इन तीनों देशों को मिलाकर के जो फ्रांसीसी उपनिवेश बनाया गया, वहां पे किस तरह उन्होंने सिर्फ सैनिक हस्तक्षेप ही नहीं किया फ्रांसीसियों ने, बल्कि रेलवे लाइन का भी विस्तार किया। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने का कोशिश किया। अब उसके साथ साथ उन्होंने शहरों का भी निर्माण करना शुरू किया। इसमें वियतनाम का एक शहर है हनोई, उसमें उसने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं हनोई पर प्लेग का हमला। ये आधुनिक शहर जो वियतनाम का बनाया गया, इसमें निर्माण में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इसमें पेश किया गया। बहुत अच्छे ढंग से इस शहर को बसाया गया, जिसमें सीवरेज की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आलीशान इमारतें थी और सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा था कि वहाँ सारे पाइपलाइनों से जो भी गंदगी थी वो नदियों में चली जाती थी। लेकिन ये जो पाइपलाइन बिछाए गए, इसमें से चूहों के लिए बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता रहा, क्योंकि उसी पाइपलाइन से चूहे हर घर में पहुंचने लग गए। जब 1903 ईस्वी में हनोई में ब्यूबेनिक प्लेग फैला, जो चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से होता है, इसके चलते चूहे से जो प्लेग फैला, तो इससे फ्रांसीसी जनता काफी त्रस्त हो गई। तो उन्होंने खुद तो चूहे पकड़ने का काम या उसको खत्म करने का काम नहीं किया, इसके बदले उन्होंने लोकल लोगों को काम पे लगाया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, चूहों की पकड़ धकड़ किस तरह से की। 1902 ईस्वी में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हुई और इसमें जो लोकल लोगों को लगाया गया, उसमें 30 मई को 20,000 तक चूहे पकड़े लिए गए। और उसमें क्या करना रहता था कि चूहों की पूंछ से मिल करके, मतलब फ्रेंच लोग बोलते थे कि ये सिर्फ चूहे अगर अपनी कितना मारा है उसके अकॉर्डिंग आप पूंछ लेकर के आइए और पैसे दिए जाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही चालाकी दिखलाई और उसे पूंछ ले जाना रहता था। बाकी क्या करते थे, लोग चूहे को पकड़ के छोड़ देते थे, क्योंकि वे जानते थे जैसे छिपकली की पूंछ बढ़ जाती है, उसी तरह चूहे की भी पूंछ बढ़ जाती है। तो इस तरह चूहे की समस्या जस की तस रहती थी। पूंछ के बदले उन्हें पैसे तो मिल जाते थे सौदेबाजी करके, लेकिन चूहे की और प्लेग की समस्या जस की तस थी। तो फ्रांसीसियों को जब इस बात का पता चला, तो इन्होंने ये काम भी खत्म करवा दिया। तो इस छोटे से उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जनमानस भी अपने अपने ढंग से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे फ्रेंच उपनिवेश का। उसके बाद फिर इन्होंने सिर्फ शहर में, शिक्षा में, ये सब में भी परिवर्तन लाने के साथ साथ इन्होंने धर्म और उपनिवेश धर्म का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहा। फ्रांसीसियों ने चाहा कि यहाँ के जो मुख्य धर्म थे, यहाँ के जो मुख्य धर्म क्या क्या थे, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म और स्थानीय जो रीति रिवाज थे, उससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अटैच थे। लेकिन जो फ्रेंच आए, उन्होंने क्या किया कि उन ईसाई मिशनरियों को लाना यहाँ शुरू किया और इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। बहुत सारे ईसाई मिशनरियों को मार दिया गया, लेकिन फिर भी इतना विरोध करने के बाद भी यहाँ पे जो 3 लाख से अधिक लोग ईसाई बन चुके थे। यहाँ पे इतना ज्यादा, क्योंकि फ्रांसीसियों का बहुत ज्यादा दबदबा था, तो इतनी मारकाट के बाद भी 3 लाख से अधिक लोग क्या हो चुके थे, बन चुके थे ईसाई। आप इसमें देख सकते हैं 1868 ईस्वी में एक स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ, या विद्वानों का जिसे विद्रोह कहते हैं। इसके किसका संरक्षण प्राप्त था, शाही दरबार के जो अफसर थे, विद्वान थे, उनका समर्थन प्राप्त था। तो इसमें क्या क्या किया गया, जो न्यूवन और होतियन प्रांतों में, इसमें आपने देख रहा है कि 3 लाख से भी अधिक लोग ईसाई बने। उसके बाद 1939 ईस्वी में जो मेकोंग डेल्टा, जो मेकोंग नदी है यहाँ की मुख्य नदी, वहां में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया, हुई फू सो ने किया। इन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा इसके विरोधी बने। कौन बने, फ्रेंच लोग इसके बहुत विरोधी बने। जो हुई फू सो थे, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो गरीब कन्याओं की साथ जो भी हुई फू सो जो थे, उन्होंने गरीब कन्याओं की जो मतलब खरीद बिक्री की प्रथा थी, उस पर भी रोक लगाया और बहुत सारे लोगों को ये मदद करते थे। तो इससे क्या था, वो लोगों के बीच में इनका बहुत ही अच्छा पकड़ था।
तो इसे फ्रांसीसी लोग इनको पागल बोंजे करके पुकारते थे, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा दबदबा होने लग गया था। तो फ्रांसीसी लोग इसको क्या बोलने लगे थे, पागल बोंजे, और इनको पागल खाने में भी डाल दिया था। और फिर पागल घोषित करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद फिर 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया तो कहा कि नहीं, ये तो पागल है नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि वो इतने ज्यादा उनसे प्रभावित हुए, जो डॉक्टर भी उनको चेक करने गए या पागल घोषित करने गए, वो भी इनके विचारों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पागल नहीं है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो क्या किया, इनको जब वहां भी काम नहीं बना तो इनको वियतनाम से निकाल करके कहाँ ले जाया गया, लाओस में भेज दिया गया। वियतनाम काफी एक्टिव जगह था, लेकिन वहां से निकाल करके उन्हें कहाँ भेज दिया गया, लाओस में भेज दिया गया। और उनको, इनके जो अनुयायी हैं, उनको कहाँ डाल दिया गया, यातना शिविर में, कंसंट्रेशन कैंप, जैसे हिटलर जर्मनी में चलाता था, जहाँ गैस के चेम्बर में लोगों को जला के मार दिया, मतलब दम घुटने से मार दिया जाता था। उसी तरह यातनाओं के बहुत सारे ढंग है। तो ये यातना शिविर में या कंसंट्रेशन कैंप में, इसमें क्या किया गया, इनके अनुयायियों को डाल के मार दिया गया। अब हम देखते हैं आधुनिकीकरण की संकल्पना। आधुनिक, अब वो लोग चाहते थे, किस तरह आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आधुनिक बनाया जा रहा था कि बाल छोटे छोटे रखो, है ना, वैसे ये वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनो, टेनिस खेलो, इस तरह से मॉडर्नाइजेशन करने का, फ्रेंच कल्चर को मतलब यहाँ पे डालने का काम किया गया। तो आधुनिकीकरण की संकल्पना यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पे कन्फ्यूशियस परंपरा में शिक्षित राष्ट्रवादी थे। जो भी कन्फ्यूशियस धर्म जो था उससे चाइनीज लोगों से काफी प्रभावित थे। उसमें एक थे फॉन बोई चाओ। उन्होंने 1903 ईस्वी में हुई तान हुई पार्टी बनाई, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बोलते हैं। और इसमें जो राजकुमार ये कुंपाए थे, इसके योजनाकार थे या फिर इसके मेन सदस्य थे। उसके बाद इसने जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसमें ये 1905 ईस्वी में चीनी सुधारक लियांग के किनाओं के सहयोग से, उनके विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, ये हमेशा एग्जाम में आता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि ये पुस्तक किसने लिखी, फॉन बोई चाओ। तो ये बता दीजिएगा। तो इन्होंने विश्वास किया कि यहाँ जो राजतंत्र है उसे लाया जाए और ये जो पुराना कल्चर है उसको यहाँ पे स्थापित किया जाए। लेकिन इसके अगेंस्ट भी थे एक और विचारक थे जिनका नाम था फान चू त्रुइन। ये लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने चाहते थे। ये चाहते थे कि फ्रांसीसी जाएं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को हम लोग बिल्कुल ना छोड़ें। हम लोग पश्चिमी कल्चर क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप है, तो ये यहाँ पे वोटिंग का अधिकार मिले, जो मॉडर्नाइजेशन हो वो सब हो, आधुनिक बनाया जाए, इस तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि दो तरह के विचारों से आधुनिक बनने की यहाँ पे संकल्पना हो रही थी, कल्पना हो रही थी। उसके बाद फिर देखते हैं आधुनिक बनने के अन्य तरीके। ये पहला तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका में ये था कि पूरब की ओर चले। पूरब की ओर यानी कि ये पश्चिमी के देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब पश्चिम के देश हुए। पूरब में कौन हो गया, वियतनाम के चाइना हो गया, और फिर जापान हो गया। जापान का इन पे बहुत ज्यादा ये था, इन्फ्लुएंस था, क्योंकि 1907 ईस्वी में जापान ने क्या किया था, रसिया को हराया था। रसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत छोटे से कंट्री जापान ने उसे बुरी तरह से हराया था। तो वियतनाम के लोग रसिया से बहुत ज्यादा, मतलब जापान से बहुत 1907 ईस्वी में जब जापान ने रसिया को हराया था, इससे वियतनामी लोग जापान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो इसलिए 300 वियतनामी विद्यार्थी जो थे वो क्या किए, उच्च शिक्षा या आधुनिक इस तरह की शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए, जापान गए। और टोक्यो में क्या किया, रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन जो बाहरी दबाव के चलते, अगर आप यहाँ पे कोई भी किसी देश के विरोधी गतिविधि चला रहे हो तो वहां पे जापान की सरकार को भी खतरा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 1908 ईस्वी में जो ये रेस्टोरेशन सोसाइटी थी उसको बंद कर दिया जापान गृह मंत्रालय ने। उसके बाद सिर्फ जापान ही नहीं, चाइना में भी क्या हो रहा था, चाइना के सुनियात से उन्होंने 1911 ईस्वी में क्या किया था, राजवंश को हटा करके गणतंत्र की स्थापना की थी। तो इससे भी वियतनामी युवा थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की भी स्थापना की, और उसको क्या है,
वियतनाम फुकोई इस तरह से जो संस्थापना का नाम है ये नाम दिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन और विद्यार्थी वियतनामी राष्ट्र। कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्र में ये इसमें हम देखते हैं कि किस तरह 1930 ईस्वी में पूरी दुनिया में महामंदी आई। आप लोग ग्रेट डिप्रेशन के नाम से यह जाना जाता है। मंदी आने इन द सेंस आर्थिक मंदी आई जहां पे बेरोजगारी बढ़ गई और उत्पादन भी बहुत कम हो गया। तो ये महामंदी सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन वगैरह में ही नहीं सीमित थी, पूरे देश में आई थी। तो इससे क्या हुआ, चावल और रबड़ दो के जो खेती होती थी वियतनाम में ये बुरी तरह से प्रभावित हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई। तो इससे क्या हो गया, नेघन और हामिन प्रांत, यहाँ पे ना कोई भी जब भी विद्रोह होता था या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो यहाँ सबसे ज्यादा आंदोलन शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे लपलपाती चिंगारी के नाम से भी ये जगह फेमस हो गया था। तो उसके बाद फिर हो ची मिन, ये है वियतनाम कांग सेंग देश यानी कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की। और 1940 में जापान ने फिर क्या किया, वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जापान पे ये लोग इतना भरोसा कर रहे थे 1906-8 ईस्वी तक, लेकिन 1940 आते आते जापान की जो विस्तारवादी नीति थी यानी कि पूरे एशिया समेत पूरी दुनिया को जीतना, समूचे एशिया खास करके रूस से जीतने के बाद इनका मनोबल बहुत बढ़ गया था। तो 1940 में जापान ने क्या किया, वियतनाम पर कब्जा कर दिया। लेकिन ये कब्जा करने के बाद भी वियतनामी लोग जो है इन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा और वियतमिन या लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम की स्थापना की। और 1945 ईस्वी में हनोई को आजाद करा करके क्या किया, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। और यहाँ पे हो ची मिन जो है इसके अध्यक्ष चुने गए। जो नया लोकतांत्रिक गणराज्य 1945 ईस्वी में बना उसके हो ची मिन अध्यक्ष चुने गए। आगे हम देखेंगे वियतनामी गणराज्य क्या है।